Hello student, welcome to our YouTube channel Super Classes. Myself Hariom Pandey explaining you the next chapter of your poetry. The chapter name is A Lament, whose poet is P.B. Shelley. अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले अबाउट द पोएट, उसके बाद अबाउट द पोएम। ये दो चीज़ें आपको डिफाइन करने के बाद मैं फिर आगे इस पोएम को पढ़ाऊंगा स्टैंजा वाइज। तो अब आपकी स्क्रीन पे नीचे दिया होगा, देखिए अबाउट द पोएट। इसमें लिखा है कि पीबी शेली वाज बॉर्न इन ससेक्स इन 1792। पीबी शेली का जन्म 1792 में ससेक्स नामक स्थान पे हुआ था। ही स्टडीड इन एटन एंड ऑक्सफोर्ड। उन्होंने अपनी जो भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की वो एटन और ऑक्सफोर्ड से की। आगे है ही वॉज द सन ऑफ वेल्दी इंग्लिश बैरोनेट। बैरोनेट का मतलब होता है सामंत, या उसको दूसरे शब्दों में कह लीजिए तो छोटा नवाब। तो वो एक धनी छोटे नवाब के क्या थे, लड़के थे। इसके बाद है ही पास द मेलांकोली लाइफ। मेलांकोली का मतलब क्या होता है, उदासी भरा जीवन। तो अपने जीवन में जितना भी समय उन्होंने व्यतीत किया, आगे बताया जाएगा कि 28 साल की ही अवस्था में उन्होंने पोएम को लिखा वगैरह वगैरह जो भी है। तो उसमें लिखा है कि जो अपने जीवन को उन्होंने जितना जिया वो जीवन उदासी से भरपूर था, अर्थात उदासी पूर्ण जीवन व्यतीत किए। आगे दिया है कि हिज पोएम्स आर चार्ज्ड विद हाई सोरिंग इमेजिनेशन। इस बात से आप कल्पना कर सकते हैं इस लाइन का अर्थ क्या है कि उनकी जितनी भी कृतियां हैं उनमें आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी उच्च कोटि की भाषाओं का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस लाइन को लिखा गया है। आगे इन हिज पोएम्स, उनकी कविताओं में वी फाउंड अनसरपासेबल लिरिकल क्वालिटी। अनसरपासेबल का मतलब क्या होता है, सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे उत्तम, सर्वोत्कृष्ट यानी उत्कृष्ट क्वालिटी की संगीतमय गुण उनकी कविताओं में था। आगे है ग्रीक फिलॉसफी भी थी उसमें, यानी ग्रीस नामक देश का दर्शन दिया था, दर्शन शास्त्र की भी तुलना उसमें की गई है, गणना की गई है। आगे है एंड लव ऑफ नेचर। और जैसा कि साधारण रूप में कवि लोगों का ये प्रेम जो होता है प्रकृति के प्रति वो सब में दिखता है और नॉर्मली दिखता है, और वो भी पीबी शैली की कविताओं में तो ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आगे है, अब उसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा होगा अबाउट द पोएम। अब पोएम के बारे में पूरी डिटेल आपको दी जाएगी क्या इस कविता में। तो मैंने बताया कि पीबी शैली, ये अ लैमेंट का मतलब होता है विलाप। विलाप मतलब रोना धोना, किसी भी चीज को लेके आप विलाप करते हैं, रोते हैं, उस चीज को लेके अपना दुख व्यक्त करते हैं, यही अ लैमेंट में दिखाया उन्होंने। अब अपनी ही कहानी, जैसे कि पीछे वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था, जॉन मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था, उसी प्रकार से अ लैमेंट में क्या बताया गया है कि मैं अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया और क्या क्या परिस्थितियां मेरे सामने आई। अब उसको देखिए क्या है अबाउट द पोएम में, नीचे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। द पोएम अ लैमेंट रिटन इन 1821। 1821 में अ लैमेंट नामक कविता को लिखा गया। राइटर पोएट हमने आपको बताया कौन था, पीबी शैली। shows that Shelley, though only 28 at the time, 28 साल के थे तब उन्होंने इस बात को प्रदर्शित किया कविता के माध्यम से, क्या, realizes that he would not live long, कि वो अब अपने जीवन में और अधिक नहीं रह पाएंगे। अर्थात 28 साल की ही अवस्था में उनको इस बात का पता चल गया कि उनका जीवन अब और नहीं है, अर्थात वो मरने की परिस्थिति में आ गए हैं, उस स्टेज पे आ गए हैं जहां से उनका जीवन अब बहुत ही कम बचा है। इसी बारे में उन्होंने लिखा है। आगे दिया है हिज यूथ हैज डिजर्टेड हिम। डिजर्टेड का मतलब होता है त्यागना, परित्यक्त, या फिर लास्ट उसकी एक सिनोनिम्स आप जान लीजिए, अबैंडन्ड होता है। अबैंडन्ड मतलब परित्यक्त, या डिजर्टेड मतलब छोड़ देना। तो लिखा है हिज यूथ हैज डिजर्टेड हिम, मतलब उनकी जो युवा अवस्था थी, जो जवानी थी उनकी, उसने उनको क्या किया था, छोड़ दिया था। फिर उसके बाद है एंड ही वॉज नाउ इनकैपेबल। इनकैपेबल का मतलब होता है अयोग्य। ही वॉज नाउ इनकैपेबल ऑफ इंजॉइंग द प्लीजर्स ऑफर्ड बाय लाइफ एंड नेचर। जीवन और प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी सुख उनको दिया जाना था उसका अब वास्तविक रूप में अनुभव वो नहीं कर पाएंगे, यानी उस योग्य अब वो नहीं है, अब मृत्यु की अवस्था में है ना, इसलिए। आगे है द अवेयरनेस ऑफ ओल्ड एज हैविंग कम बिफोर इट्स टाइम। अवेयरनेस मतलब सचेतता या जागरूकता।
तो जो बुढ़ापा की जागरूकता थी, यानी बुढ़ापा की जानकारी जो थी, वो अपने समय से पहले पीबी शैली को पता चल गई थी। यानी 28 साल में कोई आदमी वृद्ध तो होगा नहीं कि उसका जीवन अब समाप्त हो जाए। तो इस बात की जानकारी उनको लग गई थी पहले ही कि आखिर ये ऐसा कैसे हुआ, इसी बात को लेकर चिंतित थे। लीड्स टू क्राई और डिस्पेयर, अब इसी बात को लेकर वो आगे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे और उसी चीज़ को इस कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। फिर आगे देखिए, बट द म्यूजिक ऑफ द पोयम रिप्रेजेंट्स द ट्रूम्स ऑफ शेलीज लिरिकल पावर्स। जो म्यूजिक हुआ करती थी किसकी? पीबी शैली की। जो म्यूजिक हुआ करती थी पीबी शैली की, जितनी भी उनकी संगीतमय ध्वनि कविताएं हैं, सब में उस शक्ति का प्रदर्शन उन्होंने किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया अबाउट द पोयम, उसके बाद सबसे पहले बताया था अबाउट द पोएट। तो जानकारी पोयम को जो अबाउट द पोयम बताने के बाद आपको समझ में यही आया होगा कि इस अ लैमेंट नामक चैप्टर में जो हमारे पीबी शैली नामक पोएट हैं, उन्होंने अपने जीवन के चरितार्थ को इसमें दिखाया है कि मैं कितना ज्यादा दुखी हूं अपने जीवन को लेकर। अब आइए देखिए, तो इसमें साधारण बात यह है कि यहाँ पे जो भी मैं का शब्द का उच्चारण होगा वो पीबी शैली के लिए होगा, क्योंकि ये कविता उन्होंने लिखा है तो उन्हीं के लिए हम कहेंगे। अब देखिए, इसमें पहली लाइन है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। अब ये जो ओ शब्द होता है उसके बाद ये अपॉस्ट्रोफी का चिन्ह होता है, संबोधन का निशान होता है, ओ और अपॉस्ट्रोफी साइन। ये दोनों चीज इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि आदमी चाहे कहीं भी लिखा हो तो उससे ये पता चलता है कि वो कितना दुख में है, शोक व्यक्त करने वाली बात होती है। अब इसमें जो पीबी शैली है, उन्होंने अपने कविता के माध्यम से ये दुख व्यतीत किया है कि सबसे पहले उन्होंने संबोधित किया है वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब संसार, फिर किया है लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जीवन, और टाइम, टाइम मतलब क्या होता है? समय। इन तीनों को अपने दुख की वेदना को व्यतीत करने का एक माध्यम बनाया है। जैसे उन्होंने अपने दुख की वेदना को प्रकट करने के लिए इन तीनों शब्दों का क्या किया है? संबोधन किया है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। उन्होंने इन तीनों को संबोधित करते हुए अपने दुख को जाहिर किया है और कहा है, अगली लाइन में क्या कहा है कि ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब। ऑन हुज लास्ट स्टेप, लास्ट मतलब क्या होता है? आखिरी, और स्टेप्स मतलब क्या होता है? आखिरी डंडा। किस चीज का? सीढ़ी का। अपने जीवन को उन्होंने सीढ़ी रूपी प्रदर्शित किया है, मतलब अपने जीवन की तुलना उन्होंने किससे किया है? सीढ़ी से किया है। तो ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, क्लाइंब मतलब क्या होता है? चढ़ना। तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने जीवन रूपी सीढ़ी पर जब आखिरी डंडे पे चढ़ता हूं तब क्या होता है? ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपना। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने जीवन के आखिरी स्टेप पे, आखिरी डंडे पे क्या करता हूं? क्लाइंब, चढ़ता हूं, तब मेरे जो पांव हैं वो ट्रेम्बलिंग करने लगते हैं, कांपने लगते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही है, एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं अपने जीवन की इससे विकट परिस्थितियों में भी खड़ा हुआ हूं तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आज की स्थिति ऐसी क्या है कि मैं जब अपने जीवन के किसी भी आखिरी स्टेप पे खड़ा होता हूं तो मुझे क्या होता है? मेरी शरीर कांपने लगती है। लेकिन उन्होंने आगे वाली लाइन में ये बात का स्टूड, स्टैंड का लास्ट फॉर्म है, उन्होंने कहा कि एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, अपने जीवन की विकट परिस्थितियों में जब मैं खड़ा रहा तब मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ जो कि आज महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों है? उन्होंने इस बात का विलाप किया है। फिर आगे वाली लाइन में व्हेन विल रिटर्न, रिटर्न मतलब होता है वापस करना। ग्लोरी, ग्लोरी मतलब होता है वर्चस्व, ऑफ योर प्राइम। स्वयं से उन्होंने सवाल किया कि मेरे जीवन का जो वास्तविक ग्लोरी है, जो वर्चस्व है, वो आखिर वापस मुझे कब मिलेगा? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उन्होंने व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, स्वयं से कहा कि मेरे जीवन का जो वास्तविक वर्चस्व है, जो मेरी ख्याति है, जो जितना मैं प्रसिद्ध हूं, वो मुझे कब वापस मिलेगा? स्वयं से। उसके बाद स्वयं ही उन्होंने उत्तर दिया, नो मोर, अब नहीं मिल सकता। ओ नेवर मोर मतलब वो कभी भी वापस मुझे नहीं मिल सकता। एक बार फिर से यहां से यहां तक रिवाइज कर लीजिए। आप देख सकते हैं 2012, 13, 18 में पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंस रखता होगा, तभी तो पूछा गया है। और पीबी शैली नामक जो पोएट हैं, कितने बड़े कवि हैं, इस बात का अंदाजा उनकी लेखनी से भी पता चल सकता है, जैसा कि हमने अबाउट द पोएम में आपको बताया है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हमने बताया पहले कि इन तीनों शब्दों को उन्होंने क्या किया? संबोधन का प्रकार बनाया है। फिर उसके बाद ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, ट्रेम्बलिंग, अपने जीवन रूपी सीढ़ी पे जब आखिरी डंडे पे मैं चढ़ता हूं तो मेरा पैर क्या होता है? कांपने लगता है। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर,
और वहीं पे जब मैं अपने जीवन में प्रथम समय में पहले भी ऐसी विकट परिस्थितियों में खड़ा हुआ तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। When will return the glory of your prime? कह रहे हैं कि मेरे जीवन का जो वर्चस्व है वो मुझे कब वापस मिलेगा। फिर स्वयं से ही उत्तर दे रहे हैं, नो मोर ओ नेवर मोर। कह रहे हैं कि अब वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। ये पहला स्टेंजा आपके सामने है। अब इसके बाद दूसरा स्टेंजा जो होगा वो आगे देखिए। तो अब नेक्स्ट स्टेंजा आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट। पहले वाले स्टेंजा में भी यही बात थी, सेम कंडीशन। उन्होंने अपने लैमेंट को यानी विलाप को कविता के माध्यम से पेश किया था, वही सेम कंडीशन इसमें भी है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट। डे एंड नाइट मतलब क्या हो गया, दिन और रात, अर्थात सभी घड़ी में, सब टाइम पे। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। अब यहाँ टेकन फ्लाइट, इसका मतलब ये जहाज वाला नहीं है टेकन फ्लाइट, मतलब जीवन से अदृश्य हो जाना। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन से हर समय क्या हुआ, ये जो जॉय है, जॉय मतलब आनंद, ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन से हर एक घड़ी में, अर्थात प्रत्येक घड़ी में ये जो आनंद है ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर उसके बाद अगली लाइन है फ्रेश स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब क्या होता है, वसंत ऋतु। समर, समर मतलब क्या होता है, गर्मी की ऋतु। और विंटर, विंटर मतलब क्या होता है, ठंडी की ऋतु। तो उन्होंने तीनों मौसम के बारे में यहाँ पे चर्चा की। क्या कि फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होअर, ये जो वसंत ऋतु है, गर्मी की ऋतु है और ठंडी की ऋतु है, ये तीनों समय मेरे लिए क्या करती हैं, मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ। फेंट मतलब मूर्छित करना और ग्रीफ मतलब दुख, दुख मतलब सारो। हमने आपको बताया पहले भी, ग्रीफ मतलब दुख होता है। तो फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होअर मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ। हार्ट मतलब हृदय होता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि मेरे हृदय को, चाहे वो गर्मी हो, वसंत ऋतु हो या ठंडी हो, हर एक मौसम ने दुख से प्रभावित किया है। मेरे हृदय को दुख से प्रभावित किया, किसने, चाहे वसंत ऋतु हो या गर्मी हो या ठंडी, अर्थात सभी ऋतुओं ने, सभी मौसम मेरे दुख को, मेरे हृदय को दुख से प्रभावित करते हैं। बट विद डिलाइट, क्या चाहते हैं वो, कि मेरे जीवन में वो आनंद कब आएगा। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में आखिर वो आनंद वापस कब आएगा। फिर स्वयं से ही उत्तर देते हैं, नो मोर ओ नेवर मोर। क्या कहते हैं कि नो मोर ओह नेवर मोर, अर्थात वो कभी वापस नहीं आएगा। 2015, 16, 17, 18 में ये पूछा गया है स्टेंजा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा क्या जाता है, एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आगे की वीडियोस में हम आपको एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया सब बारी बारी से लिखा के और बताएंगे आपको लिखने का तरीका क्या होता है। अभी तो हिंदी में डिफाइन किया जा रहा है, परीक्षा में हिंदी में डिफाइन नहीं किया जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स, जो कुछ भी होते हैं, 4 चीजें लिखी जाती हैं। तो एक्सप्लेनेशन जो होता है वो इंग्लिश में लिखने के लिए कम से कम उसकी हिंदी तो आएगी, तभी तो उसको ट्रांसलेट करेंगे, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो जब हिंदी आ जाएगी तो अंग्रेजी बनाना सीख जाएंगे। अब पहले हमने आपको बताया कि जब आपको हिंदी पढ़ने आती है तो अंग्रेजी पक्का आएगी, इस बात की गारंटी देता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपसे मुलाकात होती रहेगी, चैनल पे बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।